नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं प्रदीप पंडित और हम आपके लिए आज एक खास कार्यक्रम लेकर आए हैं और इस कार्यक्रम का शीर्षक है एक शख्सियत। और इस एक शख्सियत के अपने इस कार्यक्रम में हम आपकी बातचीत कराएंगे महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रतिमा दीदी से सीधी बात। तो आइए बातचीत का सिलसिला शुरू करने से पहले हम सबसे पहले कुछ सवाल जानेंगे, लेकिन उससे पहले दीदी का परिचय जानेंगे। कुछ पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में बताएं। कहा जाता है कि राज्यसभा सांसद बाबूजी घनश्याम सिंह की विरासत को आप संभाल रही हैं, तो कब से आप संगठन में सक्रिय हैं दीदी, और संक्षेप में अपने परिचय को बताएं। आपने बाबू घनश्याम सिंह जी का नाम लिया तो मैं वहीं से अपनी शुरुआत करूं। जी। घनश्याम सिंह मेरे पिताजी जी। सोफा गांव खैर तहसील में एक जमींदार परिवार में उनका जन्म हुआ। जी। और जब मैं बड़ी हुई, जब से मैंने जन्म लिया, जब से मैंने होश संभाला, तो मैंने उनको कांग्रेस की राजनीति करते हुए देखा। जी। वो सहकारिता से संबंधित उनकी राजनीति थी और सहकारिता से उन्होंने संसद तक का सफ़र तय किया। जी। और मैंने उसी कार्यकाल में 1977 में कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की और वो कांग्रेस की सदस्य युवा कांग्रेस की थी। और 1981 में जब मेरे पिता ने महसूस किया कि मेरी विचारधारा कांग्रेस की विचारधारा के साथ जुड़ती जा रही है, तो उन्होंने स्वयं 1981 में मुझे कांग्रेस का सक्रिय सदस्य बनाया। तब से लेके आज तक मैं कांग्रेस के साथ जुड़ी हुई हूँ। कांग्रेस की एक निष्ठावान कार्यकर्ता के रूप में मैंने जिले से लेके प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर तक काम किया है। जी, और आज भी महासचिव के रूप में मैं महिला कांग्रेस में राष्ट्रीय स्तर पर कार्यरत हूँ। हमारे प्रश्न का उत्तर दिया महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रतिमा दीदी ने हमारे प्रश्न का बखूबी उत्तर दिया है और ये स्पष्ट किया है कि बाबूजी की जो राजनीतिक विरासत है उसे बखूबी सहेजने का काम दीदी के द्वारा किया जा रहा है। तो आइए प्रश्नों का सिलसिला, हमारे पास कुछ सुलगते सवाल आज हम अपने इस कार्यक्रम में दीदी के लिए लेकर आए हैं। ये बात रही पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में, लेकिन अब बात वहीं राजनीतिक विरासत की यहाँ पर आई है। तो मेरा अगला सवाल होगा कि बाबूजी की राजनीतिक विरासत को हालांकि आपने संभाला है, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी पर वंशवाद का आरोप प्रत्यारोप लगता है। अभी आपने कहा कि बाबूजी की विरासत को आप संभाल रही हैं। अगर बात करें प्रियंका गांधी जी की, बात करें आपके नेता राहुल गांधी जी की, तो वो भी अपने परिवार की परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वंशवाद का आरोप प्रत्यारोप लगता है। इस बारे में आपका क्या कहना है दीदी? देखिए, दोनों चीज़ों में बड़ा फ़र्क है, वंशवाद और विरासत। विरासत जो हमें इनहेरिट मिलती है, जो हमें परिवार से मिलती है, वो विरासत होती है। वंशवाद ये होता है कि हम उस विरासत में बिना कुछ किए और उसमें से कुछ पाने की चेष्टा करें, उसको वंशवाद कहते हैं। तो जहाँ तक आप मेरे बारे में बात करते हैं कि अगर मैं वंशवाद की शिकार होती तो निश्चित रूप से आज सिर्फ प्रतिमा सिंह से आप बात नहीं कर रहे होते, आप पूर्व सांसद प्रतिमा सिंह से बात कर रहे होते। आज तो मैंने विरासत को सहेजा है, लेकिन वंशवाद के दायरे में मैं कहीं से भी नहीं आती। जी बिल्कुल, यहाँ पर भी बखूबी मेरे प्रश्न का उत्तर दिया है। आइए बातचीत करते हैं राजनीति के उतार चढ़ाव के बारे में। जब आपने कांग्रेस ज्वाइन की थी बाबूजी के साथ, आपने उंगली पकड़ के चलना सीखा, तब इंदिरा गांधी जी को भी आपने देखा, राजीव गांधी जी को भी देखा, और आज वर्तमान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमारे देश की सत्ता को संभाल रहे हैं। तो एक वक्त था जब राजनीति में शुचिता बरकरार रखते थे लोग जो है, लेकिन आजकल कहीं ना कहीं राजनीति के थोड़े से मायने बदलते चले जा रहे हैं, सियासत के जो मायने बदलते चले जा रहे हैं। तो बदलते परिवेश में इसका कितना सकारात्मक और कितना नकारात्मक परिवर्तन देखने को समाज में मिल रहा है? प्रदीप जी, बहुत अच्छा सवाल आप लेके आए हैं। और मैं जहाँ तक समझती हूँ कि इस राष्ट्र के निर्माण में पंडित नेहरू जी से लेके हर प्रधानमंत्री ने अपने अपने स्तर पे इस देश के निर्माण में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। चाहे वो इंदिरा जी हो, चाहे वो राजीव गांधी जी हो। और इस आपके इस चैनल पे मुझे कहने में बिल्कुल शक नहीं होगा, बिल्कुल भी संकोच नहीं होगा कि अटल बिहारी वाजपेयी जी का भी एक बहुत बड़ा योगदान इस राष्ट्र के निर्माण में रहा है। और हमको नहीं भूलना चाहिए कि सीढ़ी दर सीढ़ी, शने शने, दिन प्रतिदिन मैं समझती हूँ कि मनमोहन सिंह जी की भी अर्थव्यवस्था को हमको नहीं नकारना चाहिए। जब वो प्रधानमंत्री थे तो उस वक्त पूरे विश्व में मंदी का दौर था, लेकिन अपने भारतवर्ष में उस मंदी की गर्म हवा का जरा सा भी झोंका नहीं आया था। तो आज जो एक दृष्टिकोण के माध्यम से लोग कहते हैं कि जो कर रहे हैं हम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। इस राष्ट्र के निर्माण में सबका बराबर बराबर योगदान है। इस नकारात्मकता का प्रभाव जनमानस पे पड़ रहा है और ऐसी भावना तत्काल जो परिस्थितियां हैं उनमें नहीं होनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। जी,
बात करी यहाँ पर बहन प्रतिमा सिंह जी ने बताया, पूर्व प्रधानमंत्री जितने भी हमारे देश के रहे, सबका कहीं ना कहीं कोई योगदान हमारे इस भारत देश के प्रति परस्पर बना रहा। तो बात करें अगर कांग्रेस पार्टी के अस्तित्व की, हालांकि बहुत सारी ढेर सारी कल्याणकारी योजनाएं कांग्रेस पार्टी के द्वारा इस देश में लाई गई, लेकिन वर्तमान में पार्टी की स्थिति ज़्यादा अच्छी नहीं है। कहने का मेरा आशय है कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और बंगाल की खाड़ी से लेकर हिमालय की चोटी तक जिस पार्टी का वर्चस्व स्थापित था, आज कहीं ना कहीं पार्टी सिकुड़ती चली जा रही है। तो कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं में किसी तरह की निराशा या हताशा आप देखती हैं, इस बारे में क्या कहें? मैं समझती हूँ कि कार्यकर्ता न कभी हताश हुआ है न निराश हुआ है। परिस्थितियाँ बदलती रहती हैं, कार्यकर्ता के कार्य करने की क्षमता घटती बढ़ती रहती है। जब हम लोग निचले पायदान पे होते हैं तो कार्यकर्ता दुगने जोर से काम करता है, और जब ऊंचे पायदान पे जब आने की तरफ चलते हैं तो कार्यकर्ता थोड़ा सा रुक जाता है, आराम करने लग जाता है। तो उस वक्त आपको लगता है कि कार्यकर्ता हताश निराश हो गया। कार्यकर्ता कभी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का कोई एक दिन का कार्यकाल नहीं है, ये कोई 136-37 साल पुरानी पार्टी है। और इसका कार्यकर्ता जब कांग्रेस को ज्वाइन करता है, कांग्रेस पार्टी में आता है, तो इस भाव के साथ आता है कि मुझे कांग्रेस में, क्योंकि उसकी विचारधारा गांधी विचारधारा है, गांधीवादी विचारधारा है, सत्य अहिंसा की विचारधारा है। उस विचारधारा के साथ जब वो जुड़ता है तो वो उसके जहन में वो महात्मा गांधी का चित्र होता है कि जो कभी एक लाठी लेके चले थे, कभी हताश नहीं हुए, कभी निराश नहीं हुए, और उन्होंने देश को आज़ाद कराया और भारत के एक आज़ाद भारत की नींव रखी। तो हमारा कार्यकर्ता हताश निराश नहीं है, हाँ दिखता जरूर है पर वो है नहीं। वो दूने जोश खरोश के साथ अपने आप को काम करने के लिए हमेशा तत्पर रहता है, तैयार रहता है। तो कहीं ना कहीं अपनी वाणी से और अपनी अभिव्यक्ति से यहाँ पर कार्यकर्ताओं के भीतर भी जो निराशा का भाव है, जो हताशा का भाव है, उसे भी दूर करने का प्रयास किया है यहाँ पर अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की महासचिव प्रतिमा सिंह जी ने। अब बातचीत का सिलसिला लगातार हमारा जारी है महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव दीदी प्रतिमा सिंह जी से। आइए बातचीत करेंगे उनसे। अभी हमारी बातचीत हुई कार्यकर्ताओं के बीच में जो उत्पन्न निराशा और हताशा है उसके बारे में, और वैचारिक अभिव्यक्ति के माध्यम से दीदी ने काफ़ी कुछ निराशा और हताशा को कार्यकर्ताओं की दूर करने का आपने प्रयास किया। लेकिन यहाँ पर एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल मेरा दीदी है कि कार्यकर्ताओं में आखिर निराशा और हताशा क्यों न हो। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में प्रियंका गांधी जी ने इतनी मेहनत उत्तर प्रदेश के अंदर की, लेकिन उसके विपरीत परिणाम कांग्रेस पार्टी को मिले। तो इसे हम प्रबंधन की कमी कहेंगे या फिर कहीं ना कहीं टिकट वितरण में लापरवाही का नतीजा है? इस बारे में आपका क्या राय है? प्रदीप जी देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगी कि आपने माननीय प्रियंका गांधी जी का नाम लिया। आप कोरोना से लेके और आज तक देखिए, जब भी कोई परेशानी आती है, जब भी कोई जनता की आवाज़ उठाने की बात आती है, जब भी किसी मजलूम की आवाज़ उठाने की बात आती है, तो सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी आपको दिखाई देते हैं। चाहे वो मजदूर सड़क पे चल रहे थे उस समय देखिए, कोरोना के काल में उनके लिए देखिए, कहीं कोई दलित पीड़ित होता है उसकी आवाज़ उठाने के लिए, हादसे की बात हो, उन्नाव की बात हो, लखीमपुर खीरी की बात हो, कहीं भी बात हो, लेकिन प्रियंका गांधी जी हर तरीके से आपको दिखाई देती हैं। जब नेता लड़ता हुआ दिखाई देता है तो कार्यकर्ता कभी हताश निराश नहीं होता है, ये बात मैं आपको कहना चाहूँगी। दूसरी बात, आपने बड़ा तीखा सवाल किया है कि उत्तर प्रदेश में हम चुनाव में हमें सकारात्मक परिणाम नहीं मिले। आप सही कहते हैं कि हमको सकारात्मक परिणाम नहीं मिले, लेकिन कोई हर लड़ाई सिर्फ सत्ता परिवर्तन के लिए नहीं होती, व्यवस्था परिवर्तन के लिए भी होती है। पूरे चुनाव में एक बड़ी तादाद में महिलाओं को टिकट दिया, ठीक है वो कम वोट पाई, लेकिन वो लड़ती हुई दिखाई थी, उन्होंने चुनाव लड़ा और लोगों के बीच में एक संदेश दिया कि कांग्रेस पार्टी महिलाओं को चुनाव लड़ाने में के लिए संकल्पबद्ध है। एक बात, जी हाँ, लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, और हर लड़की ने एहसास कराया, वो जितनी भी दमखम के साथ लड़ी, वो आपको लगा होगा कि उस पर लड़ाई में सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी दिखाई दे रही थी। हम लोग लड़े, लेकिन शायद हम जनता को समझा पाने में सफल नहीं हो पाए, और जनता उस वक्त नहीं समझ पाई जो आज समझ पाई है। आप देखिए, कहीं चले जाइए, त्राही त्राही मची हुई है, और लोग कह रहे हैं कि शायद हमारा जो निर्णय था वो गलत था। तो हमने ये लड़ाई लड़ी है और हम आज फिर अगली लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। हम बिल्कुल हताश निराश नहीं। आप घुमा फिरा के मुझसे पूछना चाहते हैं कि हम हताश निराश हैं, आपको कहाँ से लगता है कि हम हताश निराश हैं? हम बराबर अपनी लड़ाई को लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे, और इस जनता की आवाज़ को, क्योंकि कांग्रेस पार्टी वो राष्ट्रीय पार्टी है जो लोकतंत्र को बचाने के लिए संकल्पबद्ध है, और हम अपनी इस लड़ाई को बराबर जारी रखेंगे।
प्रियंका जी हमारी नेता हैं, वो उत्तर प्रदेश की प्रभारी हैं और वो उनके नेतृत्व में हमारी लड़ाई बराबर जारी रहेगी और हम बराबर लड़ते रहेंगे। देखिए, विधानसभा के चुनाव में भले ही कांग्रेस पार्टी को अप्रत्याशित सफलता ना मिली हो, लेकिन यहाँ पर दीदी ने साबित किया है और मुझसे भी दीदी ने कहा है कि लड़की हूँ लड़ सकती हूँ के नारे को उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी ने बखूबी साकार किया। भले ही उसे आशा के अनुरूप परिणाम नहीं मिले, लेकिन बावजूद इसके कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में काफ़ी मजबूती के साथ लड़ी। तो कहने का मेरा आशय ये है कि भले ही इस बार सफलता नहीं मिली, लेकिन कहीं ना कहीं निकट भविष्य के लिए पार्टी ने अपना होमवर्क ज़रूर तैयार किया है। अगला मेरा सवाल बहन जी से होगा। देखिए, अभी तक बात कर रहे थे हम राष्ट्रीय स्तर के बारे में, अब बात करते हैं अलीगढ़ की सरजमी के बारे में। कहा जाता है कि अलीगढ़ गंगा जमुनी तहजीब का शहर है और ताले तालीम का शहर कहा जाता है। तो यहाँ पर राष्ट्रीय स्तर से हट के अब हम बात करेंगे अलीगढ़ की। कहा जाता है कि अलीगढ़ में कांग्रेस पार्टी पिछले काफ़ी समय से विभिन्न प्रकार के गुटों में बटी हुई है। एक नहीं बल्कि तीन गुट अलग अलग जगहों से, हालांकि मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन तीन स्थानों से कांग्रेस को संचालित किया जाता रहा है। इसमें क्या कहीं ना कहीं कार्यकर्ता घुटन महसूस करता है या इसके किस तरह के नकारात्मक परिणाम सामने आते हैं? देखिए, सवाल थोड़ा तीखा है, लेकिन आपका सवाल तीखा है, जायज़ है और मेरी कोशिश होगी कि आपके इस सवाल को भी मैं आपको जवाब दूं। जी। कांग्रेस सच में 3 गुटों में थी, एक गुट लगभग पलायन कर चुका है, अब 2 गुट बखूबी अपने अपने स्तर से कांग्रेस को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। और मैं समझती हूँ कि गुटबाजी होना किसी पार्टी के लोकतंत्र को प्रदर्शित करता है कि उस पार्टी में लोकतंत्र है और हम अपने अपने स्तर से पार्टी को, चाहे एक गुट हो या 2 गुट हो, दोनों गुट हो, वो सब काम तो पार्टी का ही कर रहे हैं, इससे इतर तो कोई काम नहीं कर रहा, किसी दूसरी पार्टी के लिए तो नहीं जा रहे। तो मेरा मानना ये है कि हम, यानी जितनी ज़्यादा कांग्रेस होंगी उतनी ज़्यादा कांग्रेस मजबूत होगी। नहीं, हम अलग अलग फ्रंट से अगर काम कर रहे हैं तो पार्टी के लिए काम कर रहे हैं और लोकतंत्र को बचाने के लिए जितने फ्रंटों से काम किया जाए वो उतना ही सशक्त होगा। और बड़ा दल है, राष्ट्रीय पार्टी है, बड़ा दल है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा बर्तन जब ज़्यादा भांडे होते हैं तो कहीं ना थोड़ी टकराहट होती है। उस टकराहट से अगर आप उसको संगीत में बदल दीजिए, सकारात्मक सोचिए, तो वो संगीत है कि भरे पूरे घर में बर्तन खनक रहे हैं। और अगर आप नकारात्मक सोचते हैं तो आपको बर्तनों की आवाज़ लगेगी कि बहुत खतरनाक आवाज़ हो रही है। ऐसा कुछ नहीं है, हम सब सशक्तिकरण के लिए अपना कांग्रेस की पार्टी, राष्ट्रीय कांग्रेस के लिए हम काम कर रहे हैं और करते रहेंगे, ये हमारा, और अपने अपने हक के लिए समय समय पर अपने अपने हक के लिए लड़ते रहेंगे। जब जब जिसके हक पे बात आएगी तो वही गुट मजबूत होकर अपने हक के बचाव के लिए लड़ाई लड़ेगा, इसमें भी मैं स्वीकार करती हूँ। जी, बहुत बहुत धन्यवाद इस क्वेश्चन का, मेरे प्रश्न का। हालांकि प्रश्न थोड़ा तीखा था, लेकिन बखूबी यहाँ पर दीदी ने इसका उत्तर दिया है और कहीं ना कहीं अपनी राजनीतिक कार्यक्षमता का भी सवाल के उत्तर में उन्होंने परिचय दिया है। और मैं आपको बता दूं कि उत्तर देते वक्त बहन जी ने जो जवाब दिया है वो कांग्रेस की नेत्री बनकर जवाब नहीं बल्कि गृहिणी बनकर जवाब दिया है। और उन्होंने समझा दिया है कि जब परिवार बड़ा होता है, कुनबा बड़ा होता है, तो आपस में कहीं ना कहीं बर्तन खटकते हैं, लेकिन निकट भविष्य में इसे किसी दूसरे दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये कतई अनुचित है। अगला मेरा सवाल पार्टी के लिए होगा। वर्तमान में पार्टी के हालात बहन जी किसी से छुपे नहीं हैं, लेकिन निकट भविष्य में हम किस तरह का आकलन, कार्यकर्ताओं को किस तरह का मूल मंत्र अब दिया जा रहा है ताकि निकट भविष्य में अपनी लड़ाई को कांग्रेस पार्टी पुरजोर तरीके से लड़ सके, इस खास तौर से इस विधानसभा चुनाव की हार के बाद। अभी संकल्प शिविर से जुड़ा हुआ प्रश्न मैं आपसे आगे भी करूंगा, लेकिन मैं उत्तर प्रदेश की ही बात करूं तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि अभी 3-4 दिन पहले लखनऊ में एक दिवसीय शिविर हुआ जिसमें उत्तर प्रदेश के चुनिंदा कार्यकर्ताओं को बुला के माननीय प्रियंका गांधी जी ने सीधा सीधा संवाद किया जी। उस संवाद पे उन्होंने सीधे सीधे एक ही बात कही है कि हम वो लोगों से जुड़ना चाहिए। हमने चुनाव लड़ा, हमने लोगों की आवाज़ उठाई, लेकिन शायद वो आवाज़ उनको दिल जीतने के लिए पर्याप्त थी और उस दिल जीतने के लिए हम उसको वोट में नहीं बदल पाए जी। तो शायद हमारी उस कार्यशैली में कुछ और बदलाव की ज़रूरत है। उस बदलाव में हमें जनता के बीच में और ज़्यादा जाना पड़ेगा, उनसे संवाद करना पड़ेगा, उनके कार्यक्रमों में शामिल होना पड़ेगा। वो राजनीतिक कार्यक्रम नहीं, उनके सामाजिक और पारिवारिक कार्यक्रमों में जोड़ के हम उन तक पहुंचेंगे, उनकी आवाज़, उनका फीडबैक लेंगे, उनसे जानकारी लेके और पार्टी में हमें क्या नीतियां बनानी चाहिए उसको बनाएंगे। और समझती हूँ
कि क्योंकि आपने अगले सवाल की बात की तो मैं अपने जवाब को यहीं पे रोक के बताना चाहती हूँ कि प्रियंका गांधी जी हमारी एक मूल मंत्र दे के चली गई हैं कि हम संपर्क और संवाद बढ़ाएं, और संपर्क संवाद के लिए हमारे प्रदेश के तमाम कार्यकर्ता अपना अपना मन बना के आए हैं। जैसे जैसे पार्टी की कार्यक्रम आते जाएंगे उसके अनुरूप कार्यकर्ताओं का कार्यक्रम चलता रहेगा जो आपके बीच में आएगा, और फिर उन कार्यक्रमों को लेकर भी हम आपसे रूबरू होंगे। बातचीत चल रही है हमारी उत्तर प्रदेश महिला कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष प्रतिमा सिंह जी, जो कि वर्तमान में अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की महासचिव हैं, और मेरे प्रश्न का भी जो प्रश्न मैंने अभी किया उसका भी बखूबी उत्तर दिया है कि कार्यकर्ताओं में कहीं कोई निराशा और हताशा नहीं है। एक दुगने उत्साह से लबरेज होकर कांग्रेस का कार्यकर्ता निकट भविष्य में पार्टी के लिए काम करने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो अगला मेरा बहन जी से सवाल होगा, एक व्यक्तिगत प्रश्न मेरा ये है बहन जी, जैसा कि वर्तमान में कांग्रेस पार्टी का दौर इस समय सही नहीं चल रहा है, ये कहने में कोई गुरेज नहीं, और परिवर्तन भी संसार का नियम है। अपने निहित स्वार्थ सिद्ध करने की खातिर बहुत से नेता ऐसे होते हैं कि वो विभिन्न दलों में पलायन कर जाते हैं। तो कांग्रेस के दल को छोड़कर विभिन्न पार्टियों में जो नेता जा रहे हैं, इसके लिए आपकी क्या राय है? और दूसरा, मैं आपसे मेरा व्यक्तिगत बहन जी ये प्रश्न होगा कि बाबूजी की राजनीतिक विरासत को निरंतर एक लंबे समय से आप कांग्रेस पार्टी में सहेजती चली आई हैं। आज तक मुझे नहीं लगा कि कांग्रेस पार्टी ने आपको भी कभी चुनाव लड़ने का मौका दिया हो। ऐसी परिस्थिति आपके सामने भी मतलब कई सारे दुर्दिनों को आपने देखा पार्टी में, हालांकि पलायन नहीं किया और कुछ लोग पलायन करके चले गए। तो इस बारे में क्या कहेंगी बहन जी? मैंने 1977 का संघर्ष काल अपने पिता के सामने देखा है, जब इंदिरा जी स्वयं चुनाव हार गई थी। लोकसभा में एक भी सीट उत्तर प्रदेश में नहीं थी। तो वो 1977 का संघर्ष मुझे याद है। वो संघर्ष मुझे समय समय पे ताकत देता है। और रही बात उन लोगों की जिनके बारे में आपने कहा कि वो लोग पलायन कर रहे हैं, पलायन सिर्फ वही लोग करते हैं जो स्वार्थपरता में अपने आप को लिप्त पाते हैं। मैं समझती हूँ कि जिसकी विचारधारा एक बार कांग्रेस की हो जाए, वो आसानी से तो पार्टी को नहीं छोड़ पाता है, ये मेरा मानना है। और आपने सही कहा कि पलायन लोग कर रहे हैं, तो पलायन उनकी अपनी सोच हो सकती है करने की। मैं किसी पे कोई टीका टिप्पणी नहीं करूँगी कि वो क्यों गए, वो क्यों गए, वो क्यों गए। जिसको जाना था वो चले गए, जो हैं वो तो लड़ने को तैयार हैं। और रही बात, आपने मुझसे कहा कि मैंने कोई चुनाव नहीं लड़ा जी। ये बात सच है कि अभी तक मैंने कांग्रेस पार्टी के उससे कोई चुनाव नहीं लड़ा, लेकिन अब वो समय आ गया है, सही समय अब है जब माननीय प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में मैं चुनाव लड़ूं जी। यहाँ पर कहीं ना कहीं एक आशा और उम्मीद की किरण बहन जी को नज़र आती है। तो निकट भविष्य के लिए निरंतर उनका संघर्ष जारी है, जैसा कि उन्होंने अपने अभिव्यक्ति में हमें बताया है। सवालों का सिलसिला लगातार जारी है। और अगला सवाल मेरा पार्टी की नेतृत्व क्षमता से जुड़ा हुआ है। जानना चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश में पार्टी की नेतृत्व क्षमता कहीं ना कहीं कमज़ोर रही, जो क्षेत्रीय दलों को उभरने का कहीं ना कहीं मौका मिला, और निकट भविष्य में भी जो क्षेत्रीय दल हैं कांग्रेस पार्टी का कितना नुकसान करेंगे या कितना फ़ायदा करेंगे। जहाँ तक अलायंस की भी अगर बात करें तो निकट भविष्य में किस तरह की तस्वीर आपको नज़र आती है, ख़ासतौर से बहन जी के बारे में और ख़ासतौर से भैया के बारे में मैं कह रहा हूँ? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए, आपने बहुत बड़ा सवाल कर दिया है जो मेरे स्तर का नहीं है जी। अलायंस की बात अभी हम कहाँ अलायंस करेंगे? हम अलायंस जो कर रहे हैं, जनता के दुख दर्द के साथ अलायंस कर रहे हैं, जनता की तकलीफ़ों के साथ अलायंस कर रहे हैं, उनके साथ खड़े होके उनकी आवाज़ उठाने का काम कर रहे हैं। रही आपके सवाल का जवाब अलायंस की बात। अब आप बात करते हैं क्षेत्रीय पार्टियों की, तो क्षेत्रीय पार्टियाँ निश्चित उनकी बहुत सोच छोटी होती है। एक पार्टी एक प्रदेश में है, दूसरे में नहीं है, दूसरी दूसरे में है, तीसरे में नहीं है, तीसरी तीसरे में है, तो चौथे में नहीं। लेकिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पूरे देश में व्याप्त है। उसका कार्यकर्ता गली मोहल्ले, पुरवा टोला, नगरा नगरिया, शहर गांव सब में है। यह कांग्रेस पार्टी पूरे देश में व्याप्त है, और जो पार्टी पूरे देश में व्याप्त है वो पार्टी कभी कमज़ोर नहीं हो सकती। बार बार एक सवाल उठाते हैं प्रदीप जी, मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि आप मुझसे क्या कहलवाना चाहते हैं। हमारी पार्टी में ना कोई हताश है, ना कोई निराशा है, और ना हमारी स्थिति कमज़ोर है। हमारा कार्यकर्ता बहुत है जी। एक विशाल तादाद में लोग कांग्रेस लोगों के दिलों में है। आप भी जब अपने घर जाएंगे, रात को सोएंगे, सोचेंगे, तो कांग्रेस कहीं ना कहीं आपके दिल में भी होगी, आपके परिवार के दिल में भी होगी। क्योंकि कांग्रेस पार्टी की जो योजना, जन कल्याणकारी योजनाएं दी, वो किसी एक वर्ग व्यक्ति विशेष के लिए थी, चंद पूंजीपतियों के लिए नहीं थी,
चंद उद्योग घरानों के लिए नहीं थी, उनकी योजनाएं तो बच्चों से लेके बूढ़ों तक थी। चाहे वो शिक्षा का अधिकार हो, चाहे वो भोजन का अधिकार हो, चाहे वो आपका रोजगार का अधिकार हो, मनरेगा जिसको कहते हैं, जिसके लिए मुझे कहना नहीं चाहिए कि सबसे पहले सवाल में ये कहा गया था कि ये गड्ढे खोदने वाली योजना दी गई है। इस गड्ढे खोदने वाली योजना ने ही लोगों को रोटी दी, कोरोना काल में भी दी, पहले भी दी, आज भी दी है और आगे भी देगी। तो महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना, हम योजनाएं देते हैं, हम अधिनियम लाते हैं, हम भोजन का अधिकार देते हैं, हम रोजगार का अधिकार देते हैं, हम शिक्षा का अधिकार देते हैं, हम सबसे बड़ा अधिकार देते हैं भ्रष्टाचार रोकने का अधिकार। वो कौन सा अधिकार है आप जानते हैं? सूचना का अधिकार। ये सूचना का अधिकार हमारे द्वारा दिया गया हुआ है। हमसे बड़ी जन कल्याणकारी योजनाएं कोई पार्टी नहीं दे सकती, और इसी कारण से हमारी कांग्रेस पूरे प्रदेश क्या पूरे देश में व्याप्त है। आपने बहन जी और भैया जी की बात की, बसपा जी, बस सफा हो चुकी, जी, वो सफा हो चुकी, वो सफा हो चुकी, और सपा सफा होने वाली है। राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी हमारी एकमात्र चुनाव लड़ेगी, लोगों के बीच में आएगी, और आने वाले समय में चाहे वो नगर निगम के चुनाव हो, चाहे कोई भी चुनाव हो, उसमें हमारी आपको उपस्थिति, सकारात्मक सशक्त उपस्थिति देखने को मिलेगी। जी, बहुत अच्छा जवाब दिया है यहाँ पर बहन प्रतिमा सिंह जी ने, और जिस तरह का जवाब दिया है उस जवाब को सुनकर अलीगढ़ की प्रख्यात शायरा रेहाना शाहीन की 2 लाइनें मुझे अक्सर याद आती हैं। मैं कहे बिना यहाँ नहीं रुकूंगा, क्योंकि जैसे इरादे मुझे नज़र आए हैं उसी इरादे को देखकर मैं कहूँगा कि ये तो सच है। रेहाना शाहीन ने कहा है कि ये तो सच है कि दुश्मनों से दोस्ताना कलाम करती हूँ, ये तो सच है कि दुश्मनों से दोस्ताना कलाम करती हूँ, और हौसला हो तो कत्ल कर देना, मैं तुम्हें भी सलाम करती हूँ। कुछ इस तरह का जज्बा लेकर कांग्रेस पार्टी की नेत्री प्रतिमा सिंह निरंतर आगे बढ़ती चली जा रही हैं। सवालों का सिलसिला लगातार हमारा जारी है। अभी बहन जी, कुछ दिन पहले कांग्रेस पार्टी ने उदयपुर में एक चिंतन शिविर लगाया था, तो मेरा मानना है कि संभवतः ये कैंप हार के कारणों के नतीजों पर चिंतन और मंथन करने के लिए किया है। तो कार्यकर्ताओं को जो मूल मंत्र यहाँ पर जो इस शिविर में दिया गया, यानी आगे की आपकी जो क्या कार्य योजना है, वो आखिर क्या क्या इसमें तय हुआ है शिविर में? मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानती हूँ कि उस 450 लोगों में जो चिंतन शिविर उदयपुर में मौजूद थे, उसका नाम नव संकल्प शिविर हमने दिया। चिंतन शिविर का नाम था नव संकल्प शिविर। उदयपुर क्योंकि महाराणा प्रताप की भूमि है, वहाँ एक जज्बा है लड़ने का, वहीं से हम लोग सब एकत्रित हुए और एक जज्बा नया लड़के आए कि महाराणा प्रताप जिसने घास की रोटियां खा के विषम परिस्थितियों में अंतिम क्षण तक लड़ाई लड़ी थी, उसी प्रकार से हम कांग्रेस के कार्यकर्ता एकजुट होकर कम साधनों में भी हम इस लड़ाई को लड़े, और आने वाले समय में लोकतंत्र की रक्षा के लिए कांग्रेस पार्टी को और सशक्त करें, क्योंकि भारत का संविधान कांग्रेस पार्टी के सिद्धांतों पे बना है। विविधता में एकता का सिद्धांत कांग्रेस पार्टी का सिद्धांत है, विविधता में एकता का सिद्धांत भारत का संविधान है। तो संविधान और कांग्रेस दोनों साथ साथ चलते हैं। कांग्रेस है तो संविधान है, संविधान है तो लोकतंत्र है। इस पे चर्चा करने के लिए पूरे भारतवर्ष से हर स्तर का नेतृत्व वहाँ पे पहुँचा, और मैं भी वहाँ पे पहुँची। वहाँ पे सभी लोगों ने उस चर्चा में भाग लिया, और भाग लेने के बाद ये महसूस किया गया कि भारत की एकता और अखंडता को बरकरार रखा जाए, ताकि भारत का जो संस्कृति है, गंगा जमुनी तहजीब जिसकी आपने बात की, कि सारी संस्कृतियों को मिला के एक खूबसूरत गुलदस्ता बनता है जिसमें सभी लोग मिलजुल के रहते हैं। उस संस्कृति को बरकरार रखने के लिए बहुत आवश्यक है कि हमारे बीच में एक सहिष्णु भाव हो, हम आपस में प्रेम करते हों, सद्भाव हो। उसको बरकरार रखने के लिए हमको ये लगा कि एक बार महात्मा गांधी जी ने अंग्रेज़ों से लड़ाई लड़ी थी, और एक नाम दिया था अंग्रेज़ों भारत छोड़ो। तो हमको लगा कि आज विभिन्न कोणों से आवाज़ आई, सब ने एक ही बात कही कि भारत टूटना नहीं चाहिए, बिखरना नहीं चाहिए, एक अखंड स्वरूप भारत का होना चाहिए। इसके लिए भारत जो तोड़ने की साजिशें चल रही हैं, जो आप देख रहे हैं, और मैं उस पर चर्चा करके आपके कीमती वक्त को बर्बाद भी नहीं करना चाहती, उस भारत को एक रखने के लिए हम भारत जोड़ो आंदोलन लेके चलें,
भारत जोड़ो आंदोलन हमारा चलेगा, जिसकी शुरुआत हम 9 अगस्त क्रांति जिस दिन होती है उससे शुरुआत करेंगे। और हमारे कांग्रेस के विभिन्न फ्रंटल, विभिन्न विभाग और कांग्रेस पार्टी स्वयं विभिन्न कार्यक्रम रखेगी और हम लोगों के बीच में जाके संवाद करेंगे और भारत को तोड़ने वालों को एक करारा जवाब देंगे कि आप भारत को तोड़ने चाहते हैं और हम भारत के उस प्रभु संपदा को, एकता के स्वरूप को बरकरार रखना चाहते हैं। ये कांग्रेस पार्टी का नव संकल्प शिविर में हमारा एक संकल्प था, वो संकल्प हम लोग लेके आए हैं और निश्चित रूप से ये भारत की संपन्नता के लिए, एकता अखंडता को बनाए रखने के लिए कांग्रेस नए रूप में आपके सामने हमारी पार्टी आपको जल्दी ही दिखाई देगी। जी, बातचीत का सिलसिला लगातार जारी है और बहन जी ने हमको बताया कि जो नव संकल्प शिविर उदयपुर में लगाया गया था, उस शिविर में कांग्रेस पार्टी ने निकट भविष्य के लिए किस प्रकार की रणनीति तैयार की, अपनी पिछली भूल पर चिंतन और मंथन भी किया गया, तो वहीं निकट भविष्य में किस तरह से हम अपने कार्यकर्ता को उत्साह से लबरेज कर सकते हैं, इस तरह के कुछ मूल मंत्र भी उस बैठक में दिए गए। तो कहीं ना कहीं हमने अपनी हार से बहन जी सबक लिया। तो अभी हाल ही में कांग्रेस पार्टी ने अपने राज्यसभा उम्मीदवार घोषित किए हैं और राज्यसभा उम्मीदवार घोषित होने के बाद भी कई जगह टीका टिप्पणी सुनने को मिल रही हैं। तो क्या है बहन जी, इसके बारे में आप क्या कहेंगी? देखिए, कांग्रेस पार्टी में एक बार जो निर्णय हो गया जी, वो हो गया। अब इस पे टीका नहीं, कभी कभी हमने ये भी देखा है कि अयोग्य प्रत्याशियों को चुनाव मैदान में भी उतार दिया जाता है अक्सर, और वो चुनाव नहीं लड़ पाते हैं ठीक से, और ऐसा ही अभी राज्यसभा चुनाव में भी तरह तरह की तोहमतें लगने को मिल रही हैं। हो सकता है आपकी बात में वजन हो कि कुछ प्रत्याशी अयोग्य रहे हों, पर जहाँ तक राज्यसभा की बात आप करते हैं तो राज्यसभा एक बहुत बड़ा पटल है, देश की सबसे बड़ा हाउस है जी। और उसमें जो मेंबर बनाए जाते हैं, जो सदस्य भेजे जाते हैं, वो बहुत सोच विचार के भेजे जाते हैं और पार्टी का सोचा हुआ निर्णय है। और उसमें मैं समझती हूँ कि कई राज्यसभा का इतिहास रहा है जी, कि हम उत्तर प्रदेश से हैं जी, और जाते हैं दूसरे राज्य से। बहुत पहले भी ऐसा हो चुका है कि रहने वाले मध्य प्रदेश के सत्यव्रत चतुर्वेदी जी गए थे उत्तराखंड से राज्यसभा, मोहिसना किदवई जी उत्तर प्रदेश की थी, छत्तीसगढ़ से राज्यसभा गई थी, और भी बहुत सारे, कपिल सिब्बल जी दिल्ली को बेस थे, लखनऊ से गए थे, आपको याद होगा जी। तो ये हाईकमान को देखना पड़ता है कि उस राज्यसभा का मतलब ये नहीं है कि कौन जाएगा, उस राज्यसभा में पार्टी का पक्ष रखने के लिए उसमें बहुत सारी चीज़ें देखी जाती है। प्रखर वक्ता होना चाहिए, उसको पार्टी के साथ लॉयल होना तो बेसिकली है ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है जी, है, वो भी होना चाहिए। तो जितने भी प्रत्याशी गए हैं वो सब किसी न किसी पैमाने के तहत, मापदंड के अंतर्गत गए हैं। इमरान प्रतापगढ़ी को लीजिए, वो शायर हैं, पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। इससे पहले भी बालकवि बैरागी गए, इससे पहले भी बेकल उत्साही गए। तो कोई अकेले इमरान प्रतापगढ़ी ऐसे नहीं हैं जो गए हों। रही बात आपके राजीव शुक्ला जी की, राजीव शुक्ला जी बहुत बड़े कहना चाहिए पत्रकार हैं, तो पत्रकारों का भी वहाँ पे स्थान होता है, वकीलों का भी वहाँ स्थान होता है। विवेक तनखा जी वकील हैं, वो वहाँ पहुँचे हैं। और रही बात माननीय प्रमोद तिवारी जी की, प्रमोद तिवारी जी पार्टी के बहुत सशक्त कर्मठ नेता रहे हैं और पार्टी के पक्ष को रख पाने में मैं समझती हूँ एक लंबे समय से उनका चेहरा ऐसा चेहरा है कि जिसे सब जानते हैं कि प्रमोद तिवारी कौन है जी। तो उत्तर प्रदेश से जो तीनों नाम गए हैं, हो सकता है किसी और ने सोचा हो कि मुझे जाना चाहिए था, वो नहीं जा पाए, उनके साथ जा तो मैं भी नहीं पाई। किसी की बात कहे कि मेरी 18 साल की तपस्या थी, तो मेरी तपस्या तो 36 साल 40 साल की होगी। 77 से जोड़े तो कितने साल हो गए, 81 से जोड़िए तो कितने साल हो गए, 97 में जब मैं जिला कांग्रेस कमेटी की महिला कांग्रेस की अध्यक्ष बनी तब से जोड़िए कितने साल हो गए, नहीं जा पाए। तो उसका तात्पर्य ये तो नहीं है कि हम पार्टी के लिए काम करना छोड़ दें, या उसका मतलब ये तो नहीं है कि हम दूसरे प्रत्याशी जो गए उनमें कमियाँ निकालना छोड़ें। मैं समझती हूँ कि ये उचित नहीं है। अगला मेरा सवाल
बहन जी, आपसे होगा कि अभी उदयपुर में आपका जो संकल्प शिविर था उसमें संकल्प शब्द के बारे में चर्चा हुई जी। और अक्सर हमने आपकी किताबों को, आपकी जो प्रचार सामग्री है उसको भी देखा है। एक ये किताब यहाँ भी रखी हुई है, इस पर भी ऊपर संकल्प से समृद्धि तक का जिक्र किया गया है। जी जी। तो संकल्प से समृद्धि तक का किस तरह का शाब्दिक अर्थ है, किस तरह का सफर है, इसको अगर परिभाषित करके बताएंगी बहन जी तो काफ़ी अच्छा होगा। संकल्प शब्द मेरे लिए नया नहीं है जी। संकल्प, जब हम कोई भी काम शुरू करते हैं तो एक संकल्प लेते हैं, एक कमिटमेंट करते हैं, एक सोच बनाते हैं कि हमको ये करना है। तो ये संकल्प शब्द मेरे जहन में उस वक्त आया जब मैं महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष हुआ करती थी। सबसे पहले संकल्प नाम से एक हमने त्रिदिवसीय शिविर लगाया जब माननीय शोभा ओझा जी हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करती थी। उस समय वो संकल्प शिविर था और 3 दिन तक हमने उत्तर प्रदेश की चुनिंदा महिलाओं को, जो पार्टी के लिए महिला कांग्रेस के लिए काम करना चाहती थी, उनसे एक संकल्प लिया उन सब ने कि हम लगातार महिला कांग्रेस में रहते हुए पार्टी के लिए काम करेंगे। और उनका प्रशिक्षण शिविर दिया गया और उनको तैयार किया, संकल्पबद्ध किया। ये संकल्प शब्द उस समय से मेरे जहन में चलता चला आ रहा था। फिर उसमें नव संकल्प उदयपुर भी जुड़ गया और फिर मेरा ये संकल्प जो है ये अलीगढ़ के लिए संकल्प है कि मुझे पार्टी ने मौका दिया तो मैं संकल्प लेती हूँ कि अलीगढ़ की समृद्धि के लिए, उसके विकास के लिए, उसके उत्थान के लिए, जैसा कि आपने कहा कि अलीगढ़ ताले तहजीब का शहर, तालीम का शहर है जी, बिल्कुल। और एक गंगा यमुनी तहजीब का शहर है, तो उसकी गंगा यमुनी तहजीब की समृद्धि के लिए और जो यहाँ की संस्कृति उसको बरकरार रखने के लिए, जो यहाँ का उद्योग है उसको और फलीभूत करने के लिए, जो यहाँ के शैक्षिक संस्थान हैं उनको और संपन्न बनाने के लिए, और जो यहाँ की व्यवस्था और जो यहाँ की जो कहना चाहिए कि जो ज़रूरतें हैं उन सब के लिए मैं काम करूं, संकल्प लूं और अलीगढ़ को एक बार फिर से समृद्ध बनाऊं जैसा कि अलीगढ़ होना चाहिए। जी, बहुत सुंदर। संकल्प से समृद्धि तक, इसके बीच का जो फासला है इसमें एक परिकल्पना जुड़ी हुई है। वो परिकल्पना अलीगढ़ शहर की आधारभूत संरचना को लेकर के समाहित है। कहीं ना कहीं जैसा कि बहन जी ने कहा, ताले और तालीम का हमारा अलीगढ़ महानगर है जिसमें मजहबी एकता की मिसाल लोग देते हैं। हिंदू मुस्लिम भाइयों में जिस तरह का प्यार, जिस तरह की मोहब्बत होती है, लेकिन कुछ ताकतें हैं जिनका पहले भी बहन जी ने जिक्र किया। कुछ सांप्रदायिक ताकतें हमारे देश में भाइयों को भाइयों से लड़ाने का काम करती हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी का संकल्प है कि धर्मनिरपेक्षता की इस डोर को लगातार मजबूत करते हुए हम अपने सफ़र पर निरंतर चलते रहेंगे। ऐसा कुछ इशारा यहाँ पर बहन जी ने किया है। तो निश्चित ही एक उम्मीद है, एक संकल्प लिया है, उम्मीद भी है एक समृद्धि लेकर के आने का। तो अब मेरा एक अंतिम और बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न होगा कांग्रेस पार्टी में महिलाओं के आरक्षण से जुड़ा हुआ। आपकी नेता प्रियंका गांधी जी ने महिलाओं को 33% आरक्षण देने की घोषणा की, और इसे आप स्वयं महिला होकर किस नज़रिए से देखती हैं, या फिर कहीं ना कहीं ये महिलाओं को लुभाने का चुनावी स्टंट है? ऐसा तो नहीं है जी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कांग्रेस पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हमेशा से महिलाओं की पक्ष रही है, उसको सशक्त करने के लिए संकल्पबद्ध रही है। मैं फिर संकल्प, सबसे पहले अगर विश्व में मत देने का अधिकार मिला तो वो भारत के संविधान ने दिया। उससे पहले किस विश्व में कहीं मताधिकार महिलाओं को नहीं देने का अधिकार था। गांधी जी ने कहा कि आज़ादी की लड़ाई में जहाँ बैलों की घंटियों की आवाज़ भी शामिल हुई है तो वहीं पे चक्की की घरघराहट भी शामिल हुई है। इसलिए महिलाओं ने भी इस स्वराज लाने में पूरा योगदान दिया है। तो महिलाओं को भी मत देके लोकतंत्र में अपने योगदान देने का अधिकार मिलना चाहिए। तो उस दिन से महिलाएं कांग्रेस पार्टी के द्वारा सशक्त बनाई गई। तो आपका ये कहना, मैं बिल्कुल इसको हर तरीके से खारिज करती हूँ कि आप कहते हैं कि लोक लुभावन बात है। लोक लुभावन बात बिल्कुल नहीं है। आप कहीं से उठा के देख लीजिए, इंदिरा जी के टाइम पे महिला सशक्तिकरण हुआ, राजीव जी ने 33% और अब जो 50% हो गया है, पंचायती राज में महिलाओं को स्थान देके महिलाओं को सशक्त किया। और उसके बाद प्रियंका जी ने उत्तर प्रदेश उनके हाथ में था, उत्तर प्रदेश में उन्होंने एक मौका दिया कि महिलाएं चुनाव लड़ें। उसके साथ साथ बहुत सारे महिलाओं को उत्थान के लिए कांग्रेस यूपी 1 और यूपी 2 में कानून बने। और अब नव संकल्प शिविर में ये तय हुआ है कि संगठन में
हम 33% महिलाओं को आरक्षण देंगे, चाहे वो मुख्य कांग्रेस में आरक्षण देंगे, चाहे वो जिलाध्यक्ष हो, चाहे प्रदेश अध्यक्ष हो, चाहे वो, क्योंकि हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष तो माननीय सोनिया गांधी जी हैं ही, उसको तो हम कुछ कह ही नहीं सकते हैं। तो आपकी बात को मैं पूरा तरीके से खारिज करती हूँ प्रदीप जी। महिला, हम कोई लोक लुभावन बात नहीं करते, हम जो कहते हैं वही करते हैं जी। नहीं, मैं आपकी बात को यहाँ पर विराम दूंगा। मैं आपकी बात को एक बार फिर मैं तर्क प्रस्तुत करूंगा कि जहां आपने कांग्रेस पार्टी की बात की कि आपकी पार्टी ने और आपकी पार्टी के नेताओं ने सदैव महिलाओं के कल्याण के बारे में सोचा। अगर वर्तमान सरकार की बात करें, वर्तमान में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार है, तमाम सारी जन कल्याणकारी योजनाएं महिलाओं के लिए चलाई जा रही हो, चाहे वो उज्ज्वला योजना हो, चाहे वो विद्याधन योजना हो, चाहे वो कई सारी कल्याणकारी योजनाएं महिलाओं के लिए चलाई जा रही हैं, जिनको हम उंगलियों पर गिन सकते हैं। भोजन का अधिकार का मैं पहले उसको दोबारा नहीं दोहराना चाहती। राशन दिया, भोजन का अधिकार था, मिलना चाहिए था। शिक्षा का अधिकार दिया, शिक्षा मिली। रही बात आपकी उनको गैस कनेक्शन देने की, तो सिलेंडर का, गैस का सिलेंडर इतना महंगा कर दिया कि वो भरवाने में महिला अपने आप को सक्षम नहीं पाती है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं, उसमें जब फीस ही इतनी बड़ी हो जाएगी तो बेटी कहाँ से पढ़ेगी। बचाने की बात करते हैं तो आप उठा के पिछले 8 सालों का कार्यकाल देख लीजिए, कितनी महिलाएं सुरक्षित रही हैं, कितनी बेटियां बची हैं। इनके नेताओं से ही नहीं बचा पाए। और अब अगर प्रधानमंत्री जी बहुत बड़ा दावा करते हैं और कहते हैं कि मैं जल कल्याणकारी योजनाएं महिलाओं को हम सशक्त बनाएंगे, तो अब बजट वो आ रहा है वर्षाकालीन सत्र, उसमें 33% आरक्षण करके दिखाएं, तब मैं उनको मानूंगी कि वो वाकई में महिलाओं के लिए सशक्तिकरण के लिए संकल्पित है। यहाँ पर बिल्कुल सीधा और सटीक उत्तर दिया है। यहाँ पर साथ ही देश की सरकार को एक उन्होंने सुझाव भी दिया है, प्रधानमंत्री को सुझाव दिया है। बहन जी प्रतिमा सिंह जी ने, काफ़ी देर उनसे हमारी बातचीत हुई, काफ़ी समय हमने उनका लिया, इस बातचीत के लिए शुक्रिया। और इस बातचीत में हमने बहन जी के जीवन के कुछ छुए अनछुए पहलों को भी जाना, साथ ही राजनीतिक चर्चा भी उनसे काफ़ी सारी लंबी चर्चा की। तो ये चर्चा करने के बाद हमने पाया कि वास्तव में बाबूजी घनश्याम सिंह जी की जो राजनीतिक विरासत है, उसको न सिर्फ बखूबी बहन जी ने सहेज कर रखा है, बल्कि वो एक सांप्रदायिक सद्भाव का, एक सामाजिक प्रेम का और एक भाईचारे का संदेश भी लोगों तक पहुंचा रही हैं और संस्कारों को भी, आने वाली पीढ़ियों को भी इसकी बखूबी शिक्षा दे रही हैं। तो यहाँ पर वक्त तो चला है आपसे इजाज़त लेने का, लेकिन आपसे इजाज़त लेने से पहले जिस तरह का भाव बहन जी का यहाँ पर इस कार्यक्रम में निकल कर आया है, 2 लाइनें कह के मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। कहते हैं लोगों की शख्सियत के बारे में, मोहब्बत दिल में भर देगा, सलीकेदार कर देगा। मोहब्बत दिल में भर देगा, सलीकेदार कर देगा, मुनादी मेरे मज़हब की मेरा किरदार कर देगा। मोहब्बत दिल में भर देगा, सलीकेदार कर देगा, मुनादी मेरे मज़हब की मेरा किरदार कर देगा। हिफाजत से रखो अमनो अमन के फूल सब वरना, हिफाजत से रखो अमनो अमन के फूल सब वरना ये नफ़रतों का मौसम हमें बीमार कर देगा। इस बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।